मधु की विदाई कर थका हुआ घर। अम्मा खूब रोने के कारण भारी हो गए फटे सुर में कहती जा रही है, सास नंदे बड़ी जहरीली होती हैं। उनकी चिकनी चुपड़ी बातों में आकर मधु कहीं उन लोगों को अपनी साड़ियाँ न दे दे। मेरी सास ने मेरी पेटी खाली करा ली थी। बहुत समझाया है मधु को, पर वह आजकल की लड़कियों की तरह चतुर नहीं है। और ये बात कहते कहते अम्मा की दृष्टि बहू मीनू पर पड़ी। इसका साफ मतलब है बहू मीनू बहुत चतुर है। अम्मा की नज़र परख मीनू रसोई में जा छिपी। लंबी रसोई के दूर वाले कोने में दोनों बुआ बैठी थी। अम्मा के शासन में इनकी यह दशा है। मीनू को आते देख बड़ी बुआ बोली, तनिक आराम भी कर लो। मधु के ब्याह में तुमने गजब काम किया है। मधु को थकान से हरारत हो रही थी। बुआ, अम्मा कहती है मैंने कुछ भी सही ढंग से नहीं किया। अम्मा के रंग ढंग देखते हमारी उम्र गुजर गई दुल्हन। उन्हें अपनी सास जल्लाद लगती थी, अब बहू चालबाज लगती है। वह तो यही कहेंगी। इसी क्षण अम्मा अपना अस्थि पंजर शरीर संभाले रसोई में दाखिल हुई। बहू मीनू और बुआओं को एक साथ देख तमक गई। मीनू, यहाँ आराम फरमा रही हो? थकान से मेरा सर फट रहा है, थोड़ी तेल मालिश कर दो, तनिक ठीक हो जाए। दोनों बुआ समझ गई मीनू का उनके पास होना अम्मा को चालबाजी लगती है। मीनू अम्मा के पीछे चल दी। अम्मा बिस्तर पर छा गई। वे सांप और बिच्छू क्या समझा रही थी तुझे? बड़ी बुआ सांप, छोटी बुआ बिच्छू। नहीं तो खूब समझती हूँ। नंदे जहर की पोटली होती है, कल ही चलता कर दूंगी। अम्मा के साथ रहना मतलब डेंजर जोन में रहना है। फिर भी मीनू थोड़ा मुस्कुरा दी कि अम्मा की तीनों बेटियां भी जहर की पोटली। मीनू की मुस्कान का अर्थ समझ अम्मा की चमड़ी जलने लगी। क्यों मुस्कुराई? तुम्हारी नंदे तो गाय की तरह हैं। हाँ अम्मा, गाय। अम्मा को लगा मीनू के बोलने में रहस्य छिपा है। गर्दन अकड़ाकर बोली, सुनीता और सरिता दोनों 2-4 दिन में चली जाएगी। घर की आखिरी शादी थी। दोनों को गले का एक एक सेट देना है और दोनों दामादों को अंगूठी। ठीक रहेगी। बुआ को भी कुछ। अम्मा का चेहरा सोच में दिखने लगा। बिना लिए वे दोनों टलने वाली है नहीं। नेक में बहुत साड़ियाँ आई हैं, उन्हीं में से दे देंगे। ये ठीक न होगा अम्मा, यह उनका भी मायका है। जब भाई की बेटियां विदा होने लगे तो मायका उनका हो जाता है। मीनू आगे न बोल सकी। एक सप्ताह बाद मीनू के पति श्याम बाबू मधु को लेने गए, पर ससुराल वालों ने नहीं भेजा। श्याम बाबू मधु को लिए बिना लौट आए। अम्मा, मधु की बड़ी ननद ऑस्ट्रेलिया से आई है। वह मधु के साथ थोड़ा रहना चाहती है। इतनी दूर से बार बार आना नहीं हो पाता। अम्मा का सर घूम गया। ये ऑस्ट्रेलिया वाली तो बड़ी हटीली है। पहली बार गई है मधु, अभी उसे ससुराल में अच्छा न लगता होगा। शाम तुम ले आते उसे। इतने में सामने बैठे बाबूजी बोले, मधु अब उस परिवार की बहू है। वह हमारे अनुसार नहीं, ससुराल वालों के अनुसार चलेगी। जैसे हमसे रिश्ता ख़त्म हो गया। मीनू को तुम नेक सलाह देती हो न, बहू को ससुराल वालों के हिसाब से चलना चाहिए। अम्मा ने बाबूजी को फटकार दिया, सीधी बात को उलझाया न करो और बहू का बहुत पक्ष न लो। सिर पर बैठेगी और बुढ़ापे में एक गिलास पानी न देगी, तब बेटियां ही पूछ ले तो पूछ ले। बेटी सुनीता और सरिता न अम्मा की सेवा करती और न काम में मदद। उनके आने पर अम्मा खास सतर्क हो जाती है, बेटियों की सुख सुविधा में कमी न रहे। तब भी अम्मा को गुमान है बेटियां बुढ़ापा पार कराएगी। मधु अगले सप्ताह आ गई।
अम्मा उसके सामान की गुप्तचरी में लग गई। बस 3 ही साड़ियाँ। मधु, बाकी की साड़ियाँ सास ने हड़प ली? नहीं अम्मा, मैंने बड़ी ननद, जेठानी और माजी को एक एक साड़ी दे दी। मधु की नादानी अम्मा को नागवार लगी। इतना सिखाकर भेजा, पर तुझे अक्ल ही नहीं है। अम्मा, भाभी जब पहली बार आई थी तो तुमने उनकी 3 साड़ियाँ रख ली थी, सुनीता जीजी, सरिता जीजी और अपने लिए। मुझे लगा माजी जबरन रखे, इससे बेहतर है मैं अपनी इच्छा से ही उन्हें दे दूं। ये क्या, माल भी जाए और नाम भी न हो। इसी तरह लुटाती रही तो सास नंदे तुम्हें कंगाल बना देगी। हाँ, कह देती हूँ, अभी सब नया नया है, इसलिए तुम्हें सब हरा ही हरा दिखाई देता है। जल्द ही पता चलेगा सास नंदे जहर की पोटली होती है। मधु हंस दी। तब तो अम्मा, मैं और तुम जहर की पोटली हैं। मैं भाभी की ननद और तुम सास, पता है। मुस्कुराकर जुर्म कर रही है, लेकिन मीनू मुस्कुरा दी। अम्मा मुस्कुराहट सह न सकी। मीनू, सर पर न बैठी रहो, चाय बनाओ। अच्छा अम्मा। मीनू चाय बनाने चली गई। इधर अम्मा मधु को मंत्र देती रही कि वह ससुराल में गुलाम बनकर नहीं, मालकिन बनकर रहना सीखे। जबकि अम्मा ने खुद की बहू मीनू को गुलाम से अधिक कभी नहीं समझा। मीनू मायके जाए या न जाए या कब जाए, यह सब अम्मा तय करती है। गर्मी की छुट्टियों में मीनू के मायके में सभी भाई बहन एकत्रित होते हैं कि सबसे मिलना हो जाएगा। इधर यही समय मीनू की नंदों के आने का होता है। अम्मा उसे जाने की अनुमति नहीं देती। जब मीनू मायके जाती है तब भाई बहन जा चुके होते हैं। एक दिन उसने अम्मा से कहा था, जाने दो अम्मा, शादी के बाद मैं अपने भाई बहनों से कभी ठीक से नहीं मिली हूँ। अम्मा का स्पष्ट जवाब, तुम्हें अब हमारी सुविधा इच्छा को देखना चाहिए। सुनीता और सरिता साल भर में आती है, पर उनका ख्याल नहीं। भाई बहनों का बहुत ख्याल रखती हो। सुनीता और सरिता के आगमन पर मीनू दिन भर चूल्हा संभालती है। शाम बाबू बड़े बड़े झोले लिए बाजार की ओर दौड़ते रहते हैं। सुनीता और सरिता का पूरा समय सैर सपाटे बाजार में गुजरता है। आमोद प्रमोद में अम्मा तल्लीन हो जाती है। मधु 6 माह बाद मायके आई। अम्मा और मीनू के लिए साड़ी लेके आई। अम्मा से यह नहीं देखा गया। मेरे लिए तो ठीक है, पर मीनू की चमची न बनो। अम्मा, भाभी को भी तो लगे कि कोई उनका ध्यान रखता है। वो हम सबका हमेशा ध्यान रखती है। बहू की लगाम जितना कसो उतना ही कायदे में रहेगी। भाभी ने कभी कायदा तोड़ा अम्मा? ये बहस करना ससुराल में सीखा। हाँ, मैं बहू बनी तो पता चला बहू की कुछ भावनाएं होती हैं। वह मान और सम्मान चाहती है। मेरी बड़ी ननद ऑस्ट्रेलिया लौट गई, पर छोटी के नखरे, उसकी झूठी थाली तक मैं उठाती हूँ। अम्मा सदमे में। मधु, तुम उसकी गुलाम नहीं हो, पर बहू तो हूँ। बहू को ये सब करना चाहिए। अपने घर में देखती आई हूँ। अम्मा। मीनू भाभी गई भाड़ में। मीनू, जमाई बाबू से कहो तुम्हें अपने साथ ले जाए, अच्छी पोस्ट में है। तुम क्यों दबोगी इस छुटकी ननंदिया से? वे ले जाना चाहते हैं, पर माजी कहती है कुछ दिन हमारी सेवा करो। तुमने फेरे माजी के साथ लिए है क्या? बिटिया, तुम इस बुढ़िया की लगाम कसो। अम्मा खुद बहू मीनू की लगाम कसना चाहती है और चाहती है मधु अपनी दुराचारी सास की लगाम कसे। नहीं अम्मा, शमीर अपनी माँ के सामने मुंह नहीं खोलते। ऐसे भक्त है माँ के। प्रभु। अम्मा को श्याम बाबू पत्नी भक्त लगते थे। मैं चलूँ अम्मा? भाभी का काम में हाथ बटा दूँ। 4 दिन को आई हो, थोड़ी सुस्ता लो। अम्मा, यह आदत बिगाड़ लूँगी
तो ससुराल में अखरेगा। सुबह 6 से रात 12 तक काम और काम। मधु, तुम्हारी तो मजदूर से भी खराब हालत है। मीनू और मधु रसोई में आ गई। मीनू पूछने लगी, सच कह रही हो क्या मधु? भाभी, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, वे अच्छे लोग हैं। मैं अम्मा को महसूस कराना चाहती हूँ कि वे जो व्यवहार तुम्हारे साथ करती है वही बेटी के साथ हो तो कैसे आग लगती है। पर तुम अम्मा से ये सब नहीं बताओगी। आगे आगे देखो होता है क्या। फिर मधु अपने 2 माह के बच्चे को लेकर मायके आई। अम्मा जल्दी ही मुख्य उद्देश्य पर आ गई। मधु, तुम्हारे बेटे के जन्म पर मैंने यहाँ से काफ़ी सामान भेजा था। सास ने तो कुछ नहीं हड़प लिया। उन्होंने नहीं हड़पा, मैंने ही सब उन्हें सौंप दिया था। समीर बोले, बेटा हुआ है तो सबका नेक बनता है। सास, दोनों नंदों और जेठानी को हम लोगों ने सोने के कंगन दे दिए। अम्मा पर मानो जैसे बिजली ही गिर गई। मूर्ख, कंगाल हो जाएगी। न देती तो। समीर को बुरा लगता। अपनी बड़ी बहनों को देखो, पति को मुट्ठी में रखती है। कुछ सीखो। स्त्रियों की मनोवृत्ति विचित्र होती है। बेटी को पढ़ाती है, पति को मुट्ठी में रखो। बहू को आरोप देती है, यह मेरे बेटे को मुट्ठी में रखती है। अम्मा, यह गुण तो हमें नहीं आता। तुम्ही से जाना है। पहली संतान, वह भी पुत्र हो तो सास नंदों को कुछ तो देना चाहिए। सोनू का जन्म हुआ तब तुमने भाभी के कंगन उतरवा लिए थे। दोनों जीजी और जीजाजी को क्या क्या दिलवाया था। जबकि श्याम भैया और भाभी की अलग से कमाई नहीं है। श्याम भैया बाबूजी के साथ दुकान संभालते हैं। मुझे याद है अम्मा, भैया सुनार के दुकान में जाकर भाभी के झुमके और अंगूठी साफ करवा लाए थे जीजी लोगों के लिए। मधु के द्रोह ने अम्मा की नींद उड़ा दी। दोनों बड़ी बेटियां अम्मा का निर्देश मानती है, लेकिन मधु हौसले पस्त किए देती है। लड़की का यही आचरण रहा तो बेजुबान मीनू की जुबान गजभर लंबी हो जाएगी। गजब कर रही है ये लड़की। गर्मी में अम्मा ने तीनों बेटियों को बुलाया। सुनीता और सरिता ने योजना बना ली, लेकिन मधु तो मानो उल्टी चाल ही चलेगी। फ़ोन कॉल किया, उसकी तबीयत खराब चल रही है। संभव हो तो भैया भाभी कुछ दिनों के लिए यहाँ आ जाए, मदद मिल जाएगी और सोनू का बाहर घूमना भी हो जाएगा। भाभी नहीं आ सकती तो वह अपनी सास और छोटी ननद को बुला लेगी। अम्मा के सामने बड़ा चक्कर है। मीनू जाती है तो सुनीता जीजी और सरिता जीजी के स्वागत में भारी कमी होगी। नहीं जाती है तो मधु की सास ननद मधु के घर के ठाट का आनंद लेगी। उसकी मदद तो एक न करेगी। अम्मा को इसलिए मीनू को भेजना ही पड़ा। गृहस्थी की थकान उतारने आई सुनीता लटपटा गई। हम यहाँ आए और भाई भाभी गायब। ये क्या है अम्मा? बाबूजी ने स्पष्ट किया। बहू मधु की मदद के लिए गई है। सुनीता, यहाँ काम तुम, सरिता और तुम्हारी अम्मा मिलकर संभाल लोगी। दोनों बहनों के चेहरे उतर गए। सुनीता को बेइज्जती जैसा कुछ महसूस हुआ। यहाँ भी चूल्हा फूको। मधु को भी अभी बीमार पड़ना था। गृहस्थी का अपार काम और भाभी का यूं गायब होना। अम्मा को तत्काल समझ में आ गया कि बहू मीनू के बिना वे घर नहीं चला सकती। काम करने की आदत नहीं तो जोड़ों में पीड़ा हो गई। सुनीता और सरिता रसोई में सबको कोसती रहती, खाना कम बनाती। मधु और मीनू को अधिक कोसती। जल्दी ही सुनीता ने ऐलान किया, अम्मा, हम लोगों की बाहर घूमने की योजना है। यहाँ का देख सुन लिया, अब जाना है। अम्मा उदास हुई। अभी रुको थोड़े दिन, फिर छुट्टियाँ ख़त्म हो जाएगी और बाहर जाना नहीं हो पाएगा। सरिता जान गई कि सुनीता जीजी चतुराई दिखाते हुए भाग रही है। उसे अपनी बेटी का कोष याद आ गया।
अम्मा, मुझे भी जाना पड़ेगा। नीलू को एक कोर्स करना है। सरिता, तुम भी? मुझसे तो 2 आदमी का खाना नहीं बनाया जाता, आदत ही छूट गई है। तो भाभी को बुलाओ, वहाँ जमकर। बैठ गई। बहू की भर्त्सना पर अम्मा बेटियों के साथ सुर में सुर न मिला पाई। उनसे बहू के बारे में अब कुछ कहा ही नहीं जा रहा था। बाबूजी ने कहा, तुम लोग जाना चाहती हो, जाओ, तुम्हारी जिम्मेदारियां हैं, व्यस्तताएं हैं। यहाँ का काम हम दोनों संभाल लेंगे। कई सालों से अकेले नहीं रहे, अब देखें अकेले रहने का क्या मज़ा और क्या परेशानियां होती हैं। परिस्थिति में भारी उलटफेर हुआ। न सेठ सपाटा न बेटियों के लेन देन को लेकर अम्मा ने हड़कंप मचाया और अब घर खाली। 2 प्राणी। अम्मा सामर्थ्य भर काम करती, पर काम पूरा न हो पाता। बाबूजी ने अलग हौसले तोड़ने वाली बात कर दी। तुम जिन लड़कियों का यशोगान करती हो, लो वो पीठ दिखा गई। चाहती तो हो बेहतर की भड़ास निकाल कर तबीयत हल्की कर लो, पर झिझक हो रही है ना? होती है कुछ स्त्रियां, सेवा बहू से लेती है, श्रेय बेटियों को देती है। मैंने बार बार तुम्हें कहा कि बेटा और बहू हमारा इतना काम करते हैं, उन्हें न सराहो तो कोई बात नहीं, पर परेशान भी न करो। बाहर वाले मदद को नहीं आएंगे, यही लोग काम देंगे, तो क्या हम उन्हें थोड़ा सा प्रेम और महत्व नहीं दे सकते? अमर बेल का स्वभाव जानती हो, जिस पेड़ पर चढ़ती है उससे अपना पोषण लेती है और उसे सुखा देती है। फिर कहता हूँ बहू से काम करा लो, पर उसे बेजार न बना दो। वह विद्रोह कर दे तो हम इस बुढ़ापे में क्या करेंगे? उसके हाथ पैर मजबूत हैं, हमारे थक रहे हैं। बेटा और बहू अलग हो जाए तो वे अपना काम चला लेंगे, हम अकेले नहीं चला सकेंगे। सुनीता और सरिता को देख लिया न, फिर मैं उन्हें भी दोष नहीं देता। अपनी गृहस्थी बसाने के बाद वे तुम्हारी गृहस्थी का बोझ अपने ऊपर नहीं ला देगी। काम बहू मीनू ही आएगी, पर तुमने कभी उसे महत्व नहीं दिया। उसे स्नेह और महत्व दो तो वह तुम्हारी सेवा मन से करेगी। देखो, मशीन के कलपुर्जों की देखभाल न करो तो एक दिन वे काम करना बंद कर देते हैं। फिर बहू तो इंसान है, उसकी संवेदनाएं हैं, इच्छाएं हैं, अधिकार हैं। अम्मा सुनती रही बाबूजी की बातें। शायद वह पहली बार चित्त देकर सुन रही है, वरना बेटियों को अपना बल मानने वाली वे धीरज से किसी की सुनती ही नहीं, मनमानी करती है। इस वक्त खुद को दुर्बल पा रही है और बाबूजी की बातों में उन्हें सार दिखाई दे रहा है। यही वजह रही वापस आए बेटे बहू से पूछने की। अम्मा ने पूछा, कोई तकलीफ तो नहीं हुई? आवाज़ नम, लहजा नरम। मीनू ने सोचा था अम्मा एकदम दंगा कर देगी कि यहाँ लड़कियाँ तंग हुई और यह आनंद लूटने गई थी, लेकिन तस्वीर बहुत भिन्न। मीनू ने बताया, मधु ने बिल्कुल तकलीफ नहीं होने दी। कैसी है उसकी तबीयत? यह बताना कठिन था। कैसे बताए कि मधु बेहद तंदुरुस्त है। घर उसे सौंप समीर के साथ बाहर घूमने निकल गई कि भाभी तुम लोग कुछ दिन यहाँ एकदम फ्री होकर रहो, अम्मा जान ले तुम्हारे बिना घर नहीं चल सकता। सुनीता जीजी और सरिता जीजी एक दिन अम्मा की सेवा नहीं कर सकती। मधु की धारणा का सत्यापन यहाँ हो चुका है। अम्मा ने दोहराया, श्याम मधु ठीक है न? श्याम हंसा, ठीक है। अम्मा तुम कैसी हो? दुबला गई हो? अचरज, अम्मा हंस दी। बुढ़ापा है, दुबलाएंगे ही न। मैं तुम लोगों के लिए चाय बना दूँ? चाय मैं बनाऊंगी अम्मा, तुम इनसे मधु के हालचाल समाचार पूछो। मीनू हाथ मुंह धोने के लिए स्नानघर की तरफ चली गई। अम्मा जाती हुई बहू को देख रही है। हाँ, थोड़ा स्नेह है, थोड़ा विश्वास दो,
तो ये पराई घर की बेटियाँ अपनी खुद की बेटियों से अधिक अपनी हो जाती हैं। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और कहानी को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।